हे फ्रेंड्स, हो सकता है मेरा नाम मेडिसन ना हो, पर आज के लिए मुझे मेडिसन बुलाते हैं। मैं वर्ल्ड फेमस म्यूजिक इन्फ्लुएंसर हूँ। अगर आपको म्यूजिक और एमएससी दोनों पसंद है तो जानते हो ना क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करो। बचपन से मैं और मेरे डैड बहुत म्यूजिक सुनते थे, रॉक, जैज, हिप हॉप, रैप, सब कुछ। डैडी कॉन्सर्ट अरीना में काम करते थे और शो के बारे में ढेरों कहानियाँ बताते। एक दिन मैंने जिद की कि मुझे भी देखना है, तो वो मुझे साथ ले गए। मैं बता रहा हूँ मेडिसन, तुम्हें काफी पसंद आएगा, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डैड की छोटी सी ऑफिस की विंडो से मैंने पूरा कॉन्सर्ट देखा। भीड़ की आवाज और एनर्जी से मैं एकदम मोहित हो गई थी। उसके बाद से हर वीकेंड डैडी मुझे अपने ऑफिस में चुपके से ले जाते ताकि मैं कॉन्सर्ट देख सकूं। 9th क्लास में मैंने फैसला किया कि अपने म्यूजिक का पैशन मैं दुनिया के साथ बांटूंगी। म्यूजिक इन्फ्लुएंसर बनने के सपने देखे तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। मैं जिन भी कॉन्सर्ट में जाती उनके रिव्यूज और वीडियोस डालती। मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आने लगा और जल्दी मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ गए। फिर एक दिन एक लोकल बैंड ने मैसेज करके बोला कि वो मुझे अपने कॉन्सर्ट की फ्री टिकट देंगे अगर मैंने उनके बारे में पोस्ट किया तो। उस दिन मैं समझ गई, एक प्रोफेशनल म्यूजिक रिव्यूअर बनने का सपना मेरा पूरा होने वाला है। ये सब कुछ एक सपने जैसा था। मतलब कहा तो मैं खिड़की से छुपकर कॉन्सर्ट देखती थी और अब मुझे फ्री टिकट्स मिल रहे। हाई स्कूल की गर्मियों में मैं फॉलो करने लगी एक उभरते हुए म्यूजिक स्टार को, जिसने हाल ही में अपना बड़ा बॉय बैंड छोड़ा था अपना सोलो करियर बनाने के लिए। उसका नाम था चलो उसे कहते हैं बैरी स्काइस। उस पर क्रश था मुझे। उसका लाइव परफॉर्मेंस देखने को मर रही थी मैं। डैड ने कहा क्यों ना मैं उससे फ्री टिकट मांगू, पर मुझे यकीन नहीं था। दुनिया भर में 20 साल से कम उम्र का ये सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट है। मैं पूछना चाहती हूँ पर उन्होंने मुझे इस लायक नहीं समझा तो। बेटा, अगर मांगोगी नहीं तो कैसे पता लगेगा लोगों को कि तुम क्या चाहती हो? एक कोशिश तो करो। तो मैंने इंस्टा पर बैरी को मैसेज भेजा। लगा नहीं था जवाब आएगा, पर मुझे क्या पता था ये इकलौता एक्शन मेरी पूरी दुनिया ही बदल देगा। क्योंकि न सिर्फ मुझे फ्रंट रो की टिकट मिल गई, पर मुझे तो उससे मिलने का भी मौका मिला। कॉन्सर्ट में अचानक अंधेरा छा गया और हर कोई चिल्लाने लगा। धुएं से बैरी बाहर निकला और मेरे पास आया और फिर उसने मेरा फोन ले लिया। वाह, मुझे तो रात की बेस्ट लाइव स्ट्रीम मिलने वाली है। ये फोन रख तो नहीं लेगा ना? क्या फर्क पड़ता है, मैं इंस्टा पर लाइव हूँ। अभी तो मेरे फॉलोअर्स बिल्कुल पागल हो रहे होंगे। कुछ देर बाद उसने फोन वापस तो कर दिया और आंख भी मारी, जिससे वहाँ खड़ी सारी लड़कियाँ चीखने लगी। अरे ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था क्या? कॉन्सर्ट के बाद मैं बैक स्टेज गई और मुझे वहाँ बैरी की मैनेजर मिली। टिकट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफी लाजवाब लड़की लगती हो तुम। आज जब तुम लाइव गयी तो बैरी के रिकॉर्ड्स की सेल एकदम बढ़ गई। मैं सच में काफी खुश थी और उस वक्त मुझे डैड की कही बात याद आई और एक बहुत ही बढ़िया आइडिया भी। तो मेरे कुछ 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक मिला के। मैं बैरी के फैंस को झलक दिखला सकती हूँ उसकी जिंदगी की। बैरी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो मैं काफी मदद कर सकती हूँ। आइडिया तो काफी अच्छा लग रहा है। हमने पहले ऐसा कभी कुछ किया नहीं। मैं टीम से बात करती हूँ। मैं तो यही सोचकर एक्साइटेड होने लगी कि वो इसके बारे में सोच रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था ये पल एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट लाएगा जिससे मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी जहाँ आज हूँ। देखते रहिए ये जानने के लिए कि कैसे मेरे डैड की एडवाइस ने मेरी जिंदगी बदल दी। इंतजार करते वक्त मुझे टेबल पर कैंडी दिखी तो मैंने थोड़ी सी ले ली। तभी एक बंदा जिसने बेसबॉल कैप और सनग्लासेस पहने थे मेरे पास आया। खाना सिर्फ बैंड मेंबर्स के लिए, तुम्हें स्टेज पर तो नहीं देखा। कौन हो तुम? मैं मेडिसन हूँ। सिक्योरिटी किसी को भी घुसने देती है। हे, मुझे बैरी की मैनेजर ने यहाँ बुलाया है। ओह, तुम वो फ्रंट रो वाली लड़की हो, इन्फ्लुएंसर। वही हूँ। तुम्हें फॉलोअर मिल गए जिसके लिए तुम डेस्परेट थी? फॉलोअर्स मिले हैं बैरी को जिसके लिए वो डेस्परेट था। मेरे फैंस ने उसके रैकेट सेल्स को बढ़ा दिया, तो अगर उसके लिए तुम काम करते हो तो यू वेलकम। उस बदतमीज से बात करके मेरा बीपी बढ़ गया। तभी बैरी के गिटारिस्ट ने धीरे से ताली बजाई। सही जा रहे हो इन्फ्लुएंसर गर्ल। तुम चुप रहो लीलानी। बिल्कुल नहीं। बैरी स्काइस को जो बातों में धूल चटा दे उसकी तारीफ तो मुझे करनी ही पड़ेगी। क्या ये बैरी था? बैरी स्काइस? ओएमजी, ये चश्मा और टोपी पहना था तो मैं इसे पहचान ही नहीं पाई। मैं बहुत घबरा गई। शायद इसीलिए कहते हैं अपने हीरो से मिलना नहीं चाहिए। उसी वक्त बैरी की मैनेजर वापस आई और कहा कि उनकी टीम चाहती है कि मैं उनके साथ टूर पर जाऊं। एक्चुअली शायद अब मैं आना ना चाहूँ। और तुम्हें इतना पैसा मिलेगा? जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा तो माना ही पड़ गया। इतने पैसे से मैं म्यूजिकल फेस्टिवल की टिकट खरीद सकती हूँ, फर्स्ट क्लास में जा सकती हूँ, नए कपड़े ले सकती हूँ, कार ले सकती हूँ। ओके, खरीद नहीं सकती पर रेंट पर ले सकती हूँ। मैं तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं, ये टूर पर नहीं आएगी। बिल्कुल हाँ, तुम्हें अपने फैंस तक पहुँचने की जरूरत है और इसमें ये मदद करेगी। कल मिलते हैं। ये कहकर वो मुड़ी और बैरी को भी साथ ले गई। घर पे मैंने अपने पेरेंट्स से विनती की कि मुझे जाने दे। जब मैंने वादा किया कि रोज कॉल करूंगी तो वो मान गए। मैंने अपने बैग पैक किए और बैंड के साथ अपने पहले टूर पर चल पड़ी। बैक स्टेज पर पहली बार मैं बहुत घबरा रही थी। बैरी मुझे गुस्से से देख रहा था, पर लैलानी ने आकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे अच्छा लगा। हे, खुश हो कि मेरी उम्र की भी कोई है यहाँ।
हाँ, बस मिस्टर ईगो मुझे मार ना डाले। एक बार उसे जान जाओ तो बैरी बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें तो बचकर रहना पड़ेगा उसकी मॉम से। ओह, ये उसकी मॉम है? मिसेस स्काई से सब लोग डरते थे। समझ सकती थी कि बैरी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। साउंड टेक्स लेलानी और लाइटिंग गाइस भी उससे बहुत डरते थे। शुक्र है कि मुझे उनके साथ डील नहीं करना था। मेरा काम था बैरी के परफॉर्म करते हुए वीडियोस डालना अच्छे कैप्शंस के साथ। इंस्टाग्राम पर लाइव जाके बैक स्टेज क्या क्या चल रहा है ये सबको बताते रहना। टूर बढ़िया चल रहा था और मुझे रोज ढेरों नए फॉलोअर्स मिल रहे थे और उन सब की बस एक ही रिक्वेस्ट थी, बैरी के साथ एक इंटरव्यू करो, बैरी के साथ फोटो लो। पर कैसे? ये लड़का मुझे बहुत इरिटेट करता था, हमेशा मुंह सड़ाकर ही बैठा रहता था। लिलानी, तुम गलत बजा रही हो, फिर से शुरू करो। बैरी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, 5 मिनट दो मुझे। ठीक है, सब लोग एक ब्रेक लेते हैं। तुम उसे झेलती कैसे हो? कितना बचकाना है ये। वेल, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। बैरी पहले ऐसा नहीं था, शायद काम से थक गया है, उसे शायद थोड़ा मजा करने की जरूरत है। थोड़ा मजा? हाँ, मैं कराती हूँ मजे। उस रात जब बैरी ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला तो ढेर सारे नकली मकड़े गिरे। वो बहुत ज्यादा डर गया। ये किसने किया? लेलानी और मैं हंसने लगे और मिसेस स्काई डर से सारे मकड़े उठाने लग गयी। पर जब उसे एहसास हुआ कि वो नकली थे तो वो हंसने लग गया। बाकी सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो पागल हो, लेकिन फिर वो लोग भी हंसने लग गए। उसके बाद से जब भी बैरी का मूड खराब हो तो मैं एक प्रैंक करती उसे हंसाने के लिए। उसके सूटकेस में नकली सांप डाला, ड्रेसिंग रूम को बलून से भर दिया, उसका फेवरेट कैरमल एप्पल भिजवाया, लेकिन उसमें एप्पल की जगह प्याज डाल दिया। बैरी की हंसी सुनना सबको पसंद था और ऐसा लग रहा था कि बैरी भी फाइनली खुश हो रहा है। वो ज्यादा रिलैक्स कर रहा था और स्टेज पर सबको मजा आता। बाकी सब लोग तो मजे कर रहे थे, पर बैक स्टेज उसकी मॉमेजर उसको याद दिलाती रहती कि वो एक स्टार है और उसे काम करना है। समझ सकती थी कि वो इतना परेशान क्यों रहता है। एक रात में बैरी और उसके बैंडमेट्स को रिहर्सल पर देखने गई। जैसे ही मैं चेयर पर बैठी तो जोर से पादने की आवाज आई। मैं बहुत शर्मा गई, पर बैरी तो जोर जोर से हंसने लगा। किसी ने वहाँ पर वो भी क्वेश्चन रख दिया था। पकड़ी गई क्या? तुमने सोचा मैं बदला नहीं लूंगा? तब मुझे समझ आया कि वो जानता था कि ये सारे प्रैंक्स मैंने किए थे। उस दिन से बैरी और मेरे बीच प्रैंक्स वॉर स्टार्ट हो गए। हम एक दूसरे को हंसाने की कोशिश में रहते। ऐसी हरकतें करके हमें बड़ा मजा आता। उसका गुस्सा मुस्कान में बदल गया और मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगी। लेकिन उसकी मॉम इससे बहुत नाराज थी। हमेशा पूछती रहती कि ये प्रैंक कौन कर रहा है, पर बैरी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगर उन्हें पता लग जाए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। एक दिन शो के बाद मैं स्टेज पर गई एक लाइव सेशन करने बैरी के पियानो पर रुक गई जब मुझे बैरी की आवाज सुनाई दी। तुम काफी अच्छा बजाती हो। ये कुछ नहीं है, मैं जाती हूँ। नहीं, प्लीज थोड़ा और बजाओ ना। फिर मेरे साथ बैठकर बैरी भी बजाने लगा। खाना खत्म हुआ तो वो मुझे देख के मुस्कुराया। अचानक मुझे याद आया मैं लाइव थी, लाखों फॉलोअर्स के सामने। तो आपने देख लिया? ये था बैरी स्काइज एकदम लाइव। मिलते हैं रोड पे। आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गई थी मैं लाइव हूँ। कोई बात नहीं, चेहरे पर मकड़ी गिरने से ज्यादा मजेदार था ये। उसके लिए माफी नहीं मांगूंगी, तुम्हें हंसने की जरूरत है। जानता हूँ, अच्छा लगा हंसकर भी, लेकिन मेरी मॉम बहुत प्रेशर डालती हैं। हाँ जानता हूँ, वो मेरी तरक्की चाहती है, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा हो जाता है। काश मैं उनसे कह सकूँ कि रिलैक्स करें, बैंड के साथ मिलने का टाइम दे, सांस लेने का टाइम दे। तो उनसे ये कहते क्यों नहीं? डैड कहते हैं अगर मांगोगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या चाहते हो। क्या बताना है मेडिसन? बैरी कुछ कहे उससे पहले मिसेस स्काई आ गई। उन्होंने सब सुन लिया होगा। ओह, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो जल्दी करो। मेडिसन वैन में जाओ, बैरी तुम लीमो में आओ। मॉम, मैं भी वैन में जाऊंगा, वो भी बैंड के साथ। बैरी हनी, तुम तो लीड सिंगर हो, ये अच्छा आइडिया नहीं होगा। मॉम, मैं पूछ नहीं रहा था, चलो मेडिसिन। इसका अंत अच्छा नहीं होगा। लेकिन उस दिन से बैरी और मेरे बीच काफी बनने लगी थी और पता लगा हमें बहुत कुछ कॉमन था, जैसे हमारी फेवरेट मूवी, बुक्स और भी बहुत कुछ। हम काफी अच्छे दोस्त बन गए। एक रात लीलानी ने बताया कि बैरी का बर्थडे है, पर इतने सारे कॉन्सर्ट्स और टूर के बीच वो भी इसे भूल गया था। हमने सोचा कुछ खास करते हैं, तो हमने बुलाया बैरी को पिज्जा और केक खाने और साथ में MSA की वीडियोस देखने के लिए। वाओ, थैंक्स अ लॉट, मैं तो भूल ही गया था। पर हमें याद था। चलो मोमबत्ती बुझाओ और एक विश मांगो। मैं तुम्हारे साथ पार्टी करना चाहता हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठकर MTV को एक इंटरव्यू देना है। बैरी, मजे करने का हक है तुम्हारा। ठीक है, बस एक स्लाइस, शायद 2 या फिर 3। हम रात भर नाचे गाए, बहुत मजे किए और पता नहीं कब हमारी आंख लग गई और अगली सुबह तेज फोन की घंटी से हमारी नींद खुली। अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तुम्हारा इंटरव्यू। बैरी के लिमो में हम उसे फटाफट टीवी स्टेशन ले गए और उसकी मॉमेजर बड़े गुस्से में वेट कर रही थी। तुम सोच क्या रहे थे? हाँ बैरी, ये इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आ तो गया हूँ ना। चिल मॉम। वाओ चिल, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं?
जिस दिन से तुम यहाँ आई हो, बैरी ना तो फोकस करता है न डिसिप्लिन में है। तुम सब तबाह कर रही हो। मैं कोई बाधा नहीं डालना चाहती थी। निकल जाओ। लीलानी और बैरी दोनों शॉक्ड हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मेरी पहली नौकरी और मुझे निकाला जा रहा था, पर मैं चुप भी नहीं बैठ सकती थी। ठीक है, जा रही हूँ मैं। पर अगर आपको लगता है कि बैरी की लाइफ को कंट्रोल करना उसे जीने देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो शायद आपको बैरी का मैनेजर नहीं बनना चाहिए। ये कह के मैं चली गई। होटल पहुंचकर मैं पैकिंग कर रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो बैरी था। किसी ने मेरे लिए कभी इतना कुछ नहीं किया। वेल, ये तुम्हारी माँ को करना चाहिए, पर वो नहीं करती तो मैं कर लूंगी। मत जाओ। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये मेरा टूर है, मैं चाहता हूँ तुम आओ। पता नहीं, मैंने बस चीजें बिगाड़ी हैं तुम्हारे लिए। आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा था। आजकल सभी कुछ अच्छा होता है। ऐसा लगता है मुझे समझ आ गया है जिंदगी में जॉब के अलावा भी कुछ है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वेल, तुम काफी अच्छे इंसान हो। तुम भी। अब चलें? बैरी और मैं रिहर्सल रूम में साथ गए। उसकी मॉम ने हमें देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें नौकरी से निकाल चुकी हूँ मैं। आप ऐसा नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। मॉम, बस बहुत हो गया। आप सब पर हुक्म चलाती रहती हो, ये सब ठीक नहीं है। मेडिसिन के काम से हमें बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ वो रहे। तो मैं चाहता हूँ आप जाएं। ये मेरा टूर है तो मैं इंचार्ज हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन अब आपको जाना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी से मुझे निकाल कैसे सकते हो बैरी? जिंदगी से नहीं निकाल रहा। आप मेरी मैनेजर नहीं, लेकिन मेरी मॉम तो हमेशा रहोगी। क्या ये काफी नहीं है? वाह, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू मॉम। उस रात जब मैं बैरी का कॉन्सर्ट फिल्म कर रही थी, अचानक उसने मेरा नाम लिया। वो मुझे स्टेज पर बुला रहा था। ओह नो। हे एवरीवन, तालियां बजाओ मेरे दोस्त मेडिसिन के लिए। इसने मुझे सिखाया है अपनी सच्चाई मानकर दिल की बात सुनना। खुद पर विश्वास करो तो सब हासिल कर सकते हो। सबको हाय कह के मैं बैरी के पास बैठी और हम लाइव चले गए। हमारे साथ साथ ऑडियंस भी गाने लगी, नाचने लगी। कितना मजा आ रहा था। पर उससे भी अच्छा था दुनिया में अपना फेवरेट गाना गाना अपने फेवरेट लोगों के साथ। जब गाना खत्म हुआ तो भीड़ ने तालियां बजाई। ये तो कुछ था। तो बैरी, क्या तुम कभी मेरे साथ डेट पे चलूंगा? सोचा था तुम पूछोगी नहीं। बाद में जब मैं बैक स्टेज गई तो अचानक मेरे हाथ में फोन जोर से बजने लगा। हेलो मैरिसन, मैं MTV का प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ। तुम्हारा चैनल फॉलो करता हूँ और अभी तुम्हें बैरी के साथ लाइव देखा। अपना खुद का ट्रैवलर शो होस्ट करना पसंद करोगी? मैं कूद के पसंद करूंगी। आज मैं सिर्फ एक म्यूजिक इन्फ्लुएंसर नहीं, पर MTV में सबसे ऊंचा नाम हूँ। मुझे खुशी है कि डैड की सलाह मानकर मैंने सपनों का पीछा किया, और आपको भी करना चाहिए। हाय, मैं हूँ सोफिया आर्मेनिया से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ और मैं बहुत घूमते। हर कुछ महीनों में शहर बदलते थे, और मैं हमेशा नोटिस करती कि मैं मेरे आसपास के लोगों से अलग हूँ, मॉम से भी। सबकी आंखें और बाल काले थे, तो मेरे सुनहरे बाल और हरी आंखें सबका ध्यान खींचती। वाओ, ये कितनी प्यारी है, और ये आपके जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। क्या ये आपकी बेटी है? माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती कि मैं अपने डैड के जैसी लगती हूँ, पर मैं जानती थी उन्हें ये कमेंट अच्छे नहीं लगते। और जल्दी हम फिर शिफ्ट हो गए। किसी से नजरें मिलाकर मत देखना, और अपना हुड पहन के रहना बेटा। लोग तुम्हारी सुंदरता से जलते हैं ना। मैं 6 साल की थी जब मॉम एक मैंशन में कुक का काम करने लगी, और मुझे सख्ती से कहा कि मैं किचन से बाहर कभी ना निकलूं। एक दोपहर मॉम सब्जियां लेने गई थी कि एक लंबी सी औरत अंदर आई, और मुझे देखते ही वो रुक गई। अरे बेटा, कितनी सुंदर हो तुम, मेरे साथ बाहर आकर बैठो ना। जब मैं उसके लिविंग रूम में बैठकर हंस रही थी, केक खा रही थी, मॉम अचानक अंदर आई। यहाँ हो तुम, मैं कब से तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। माफ करना मिस्ट्रेस। अरे नहीं, मैं इसे बाहर लाई। अब से जब तक तुम काम कर रही हो, ये मेरे साथ रहेगी। मॉम इससे जरा भी खुश नहीं थी, पर मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मिस्ट्रेस पढ़ने में मेरी मदद करती और मुझे गिफ्ट्स भी लाकर देती। पर कुछ हफ्तों बाद उन्होंने कहा कि वो मुझे गोद लेना चाहती हैं। मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकती हूँ। उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी मेरी बेटी बनके। आप मुझसे ऐसा कह भी कैसे सकती हैं? मैं अपनी बेटी से अलग हो जाऊं? हो ही नहीं सकता। बेवकूफ, अगर तुम इसकी परवाह करती तो इसे ऐश की जिंदगी जीने देती। वैसे भी तुम्हारे रिकॉर्ड चेक किए मैंने, और तुम्हारे किसी बच्चे का कोई बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं। इसे मेरे पास छोड़ दो और मैं भूल जाऊंगी हमारी सीक्रेट के बारे में। वो पकड़कर मुझे खींचने लगी, पर मैंने उसके हाथ को काट लिया। वो चीख पड़ी और मॉम और मैं वहाँ से भागे। अपना सामान बांधो, जल्दी जल्दी करो। और हम चले गए, और तब तक चलते रहे जब तक रात के अंधेरे में किसी डॉक पर नहीं पहुंच गए। हम अब US जाएंगे बेटा, यहाँ हमें शांति नहीं मिलेगी। मॉम के किसी पहचान वाले ने हमें कार्गो शिप में बिठाया, और हम न्यूयॉर्क निकल पड़े नई जिंदगी की तलाश में। शुरुआत के कुछ महीने हमने होमलेस शेल्टर में बिताए, लेकिन जल्द ही मॉम को शेफ का काम मिल गया और हम एक छोटे घर में शिफ्ट हुए। मेरा नाम बदलने के बाद मॉम ने मुझे पब्लिक स्कूल में भी भेजा। जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा ये मेरे अच्छे के लिए है, तो मैंने आगे कुछ नहीं
नहीं पूछा। यहाँ पर मैं कुछ खास तो नहीं थी, पर लोग अब भी मेरे लुक्स की तारीफ करते। 5th क्लास में मेरी फ्रेंड मेलिसा ने मुझसे कहा कि मैं भी उसकी तरह ब्यूटी पैजेंट्स में हिस्सा लूं। इनाम का पैसा अच्छा था तो मैंने मॉम से विनती करी कि मुझे जाने दें, और जल्द ही मैं एक पैजेंट क्वीन बन गई। मुझे ढेर सारे मॉडलिंग की ऑफर्स भी मिलने लगे। जब तक मैं हाई स्कूल पहुँची, मैं अपना पहला एड कर चुकी थी एक शैम्पू के लिए, और मेरा चेहरा था एक बिल बोर्ड पर। जब मैं 10th क्लास में थी तो एक सुबह स्कूल जाकर देखा कि हॉल में सब लोग एक लड़के के पास खड़े हैं। जब मैंने उससे देखा, मेरी सांसें थम गईं। वो बहुत हैंडसम था। अपना सर पीछे करके वो किसी चीज पर हंसा, और ये हंसी दुनिया की सबसे अच्छी आवाज थी। अचानक हमारी नजरें मिली और मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे घूर रही थी, गधों की तरह। पर ये कौन है, पता तो करना पड़ेगा। मैं क्लास में गई तो देखा सारी लड़कियां बात कर रही थी इस हैंडसम नए स्ट्रेंजर के बारे में, और तभी कोई बीच में बोल पड़ा। जीज, मैं बताऊंगा कि वो कौन है अगर सब मुझे 20-20 डॉलर्स दें, और अगर 50 दोगे तो उससे मिलवा भी दूंगा। मेरा भाई है वो। उस नए लड़के ने बताया कि उसका नाम था डेरिक, और कहा उसका भाई एड्रियन हमारा सीनियर था। तभी टीचर अंदर आ गई और सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। डेरिक मेरी तरफ देख रहा था और वो मुस्कुराया। क्यूट था ये, पर इसका भाई तो एक ग्रीक गॉड था। एक दिन स्कूल के बाद मुझे मॉडलिंग ऑडिशन में जाना था। जब मैं सड़क क्रॉस कर रही थी तो मेरी हील फंस गई एक गड्ढे में। मैं निकालने की कोशिश कर रही थी कि देखा तेजी से एक मोटरसाइकिल मेरी तरफ आ रही थी, पर अचानक किसी ने धक्का देकर मुझे रास्ते से हटा दिया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो एड्रियन था। हे, क्या तुम ठीक हो? मैं, हाँ शायद। नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एड्रियन ने बड़ी आराम से मुझे गोद में उठाया और अपनी कार पर ले गया। वो मुझे हॉस्पिटल ले गया। पता लगा मेरे सर में छोटी सी चोट आई थी। तुम्हारी मॉम आती ही होंगी, अभी मैंने उन्हें कॉल किया। थैंक यू, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम वहीं पर थे। वेल, ये कोइंसिडेंस नहीं था। दरअसल मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था तुम्हें डेट पर पूछने के लिए। सच में? इतनी हैरान क्यों हो? तुम्हें चाहने वाला मैं पहला नहीं हो सकता, और तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। उसने मेरा गाल छुआ और मेरी धड़कन बढ़ गई। तभी मॉम आ गई और तुरंत एड्रियन का शुक्रिया अदा करने लगी। जल्द ही मैं हॉस्पिटल से निकल आई और उसने हमें घर छोड़ा। एड्रियन और मैं डेट करने लगे। अगले कुछ हफ्ते तो जैसे एक सपना थे। वो इंटेलिजेंट था, प्यारा था, जानता था मुझे कैसे हंसाना है। स्कूल के हम लोग गोल्डन कपल थे। कुछ दिनों बाद एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए डेरिक के साथ मेरी टीम बनी। वो डिस्कस करने के लिए हम लाइब्रेरी में मिले। अजीब है ना कि हमने पहले कभी बात नहीं करी, जबकि तुम मेरी क्लास में भी हो और मैं तुम्हारे भाई को भी डेट कर रही हूँ। एड्रियन का ऐसा असर होता है लड़कियों पर। वो उसके प्यार में पागल हो जाती हैं और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये सच नहीं है, और मैं तुम्हें जानना चाहूंगी। चलो एक दिन डिनर पर चलते हैं। शायद ये अच्छा आइडिया नहीं हो। सुनो सोफिया, मुझे तुम्हें कुछ, क्या चल रहा है यहाँ पर? हे, हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और मैं। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर है? नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे टीचर से बोल के पार्टनर चेंज करवाता हूँ। क्या? तुम अपने काम से काम रखो डूड। ये मेरा ही काम है डूड। मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड फेल हो जाए, और वो हो जाएगी तुम्हारे साथ। डेरिक को बहुत गुस्सा आया और वो चला गया। एड्रियन, तुम मुझे नहीं बोल सकते मेरा पार्टनर कौन होगा, और आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारे भाई के साथ? तुम मेरी बात सुनो बेब, तुम उसे जानती नहीं हो। वो किसी भी चीज को लेकर सीरियस नहीं है। उसे लगता है कि वो करोड़ों की जायदाद का मालिक ऐसे ही बन जाएगा। मैं डैड के साथ उनकी कंपनी में अभी से काम कर रहा हूँ, और डेरिक के जैसे मुफ्त के खाने वाले मुझे पसंद नहीं। भरोसा करो, वो सारा का सारा काम तुमसे करवाएगा और उसका क्रेडिट खुद ले लेगा। अपनी टीचर से कहो कि पार्टनर बदल दे प्लीज। डेरिक, ऐसा लगता तो नहीं था, पर एड्रियन ज्यादा जानता है अपने भाई को, और वो दुखी लग रहा था। तो अगले दिन मैंने अपनी टीचर से कहा कि मेरा पार्टनर बदल दे। सब सही था, पर आजकल मैं अपने ऑडिशंस में रिजेक्ट होने लगी थी, और मेलिसा को थोड़े एड कैंपेन्स मिले थे जो मुझे चाहिए थे, पर वो मेरी दोस्त थी तो मैं उसके लिए खुश थी। एक दिन हम लोग पार्टी में गए थे और मैंने नोटिस किया कि घर जाते वक्त एड्रियन बहुत शांत था। हे, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तुम बेब, तुम लोगों पे बड़ी जल्दी भरोसा कर लेती हो। क्या मतलब? तुम्हें नहीं लगता कि ये अजीब है कि अचानक से मेलिसा को इतने सारे कमर्शियल्स मिलने लग गए हैं? वो अमीर है, हो सकता है उसकी माँ ने रिश्वत खिला के ये सब दिलवाया हो। क्या? नहीं, मेलिसा कभी ऐसा नहीं करेगी। वो मुझे मॉडलिंग की दुनिया में लेकर आई है। और शायद उसे अब इस बात का दुख हो रहा होगा, क्योंकि तुम उससे कहीं बेहतर हो ना। जब लोग चलते हैं तो वो काफी बदल जाते हैं। भरोसा करो, मैं जानता हूँ। उसकी बातों से मैं परेशान तो हुई, पर मैंने उसे इग्नोर किया। पर कुछ दिनों के बाद मेलिसा और मैं एक लिपस्टिक कमर्शियल के लिए ऑडिशन दे रहे थे, और वो अपनी लाइंस भूले जा रही थी। मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा गया, तो मैं बहुत हैरान हो गई जान के कि मेलिसा सिलेक्ट हुई फिर से। हे, मुझे तो लगा था ये तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, मुझे भी लगा था। रुको, तुम नाराज क्यों हो रही हो, वो भी मुझसे? मैं भी उतनी ही हैरान हूँ।
ओह नाटक बंद करो, तुम्हारे सिलेक्ट होने का कोई सेंस नहीं बनता। तुमने रिश्वत खिलाई है ना? क्या तुम पागल हो गई हो क्या? यकीन नहीं होता तुम इतनी गिर जाओगी। एड्रियन सही कहता था, उसने ऐसा कहा मेरे बारे में। सोफिया, तुम मुझे बचपन से जानती हो, तुम इस लड़की की बात क्यों सुन रही हो? वो मेरा बॉयफ्रेंड है और साफ है मेरी जितना बेवकूफ नहीं है वो। मेलिसा और बाकी दोस्तों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो सब मेलिसा की साइड ले रहे थे। शुक्र है मेरे साथ एड्रियन था। जल्द ही हमारी 2 महीने की एनिवर्सरी आई और एड्रियन स्टाइल में सेलिब्रेट करना चाहता था मुझे एक क्लासी फ्रेंच रेस्टोरेंट ले जाकर। आज तुम इस तरफ बैठो, मेरी तरफ मुंह करके। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सुंदरता को आज कोई और निहारे। ये थोड़ा सा अजीब है और कितना चीज़ी है। बस ऐसे ही फील करता हूँ मैं, और ये है तुम्हारा तोहफा। एड्रियन, तुम पहले ही इतना कुछ कर चुके हो। मेरा मुंह खुला रह गया एक खूबसूरत एम्बर नेकलेस देखकर। देखा, आखिर कैसे नहीं लेता इसे, ये तुम्हारे लिए ही तो बना है एम्बर। उसने मुझे हार पहनाया तो मेरी धड़कन तेज हो गई। तुमने मुझे एम्बर क्यों कहा? अच्छा गलती से बोल दिया होगा सोफिया। चलो अब ऑर्डर करें। मैं इतनी डिस्ट्रैक्टेड थी कि मैं मेन्यू पढ़ ही नहीं पा रही थी। मुझे ताज़ी हवा चाहिए थी। मैंने बाथरूम जाने का बहाना बनाया, पर जैसे ही मैं उठी मेरी टक्कर वेटर से हो गई जो ड्रिंक्स लाया था। ओह, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। नहीं, गलती मेरी थी, मैं मदद कर देती हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं दूसरी ड्रिंक्स लाता हूँ। जब वो चला गया तो एड्रियन ने गुस्से से मुझसे कहा, तुम वेटर से फ्लर्ट क्यों कर रही थी? हैं? अरे मैं तो बस अच्छा बर्ताव कर रही थी, पर अचानक एड्रियन ने हमारी टेबल से सारी प्लेटें गिरा दी। मुझे बेवकूफ मत समझो, तुम उसे छू रही थी। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं जा रही हूँ। मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकली और टैक्सी ढूंढने लगी, पर एड्रियन ने मुझे पकड़ लिया। अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा एम्बर। तुम बार बार मुझे एम्बर क्यों कहते हो? जाने दो मुझे। क्योंकि यहाँ आने से पहले यही नाम था तुम्हारा, है ना? मैं तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम बच नहीं सकती। हाँ, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को एडमेनिया वापस भिजवा दूंगा। अचानक एड्रियन का पैर फिसला और गिरते वक्त उसके सर पे लग गई। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाई और एड्रियन के फोन से डायरेक्ट को कॉल करके हॉस्पिटल बुला लिया। अरे क्या हुआ? वो फिसल के गिर गया था, पर डॉक्टर कहते हैं वो ठीक हो जाएगा। पर मैं यहाँ और नहीं रह सकती हूँ। सोफिया, सच बताओ कि क्या हुआ है। मैंने रोते हुए डेरेक को बताया कि कैसे रेस्टोरेंट में एड्रियन पागल हो गया था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ उसने ऐसा किया। शुरुआत में तो वो सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड होता है, पर फिर बाद में वो जेलस होता है और हर लड़की को डरा देता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है डेरेक, वो मेरे बारे में चीजें जानता है। उसने धमकी दी है कि वो मुझे और मेरी माँ को बर्बाद कर देगा। अगर तुम मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। पहले मुझे मॉम से बात करनी होगी। ऑफ कोर्स, और तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने उसकी भूरी आंखों में देखा तो लगा भरोसा कर सकती हूँ। तो अगले दिन मैंने डेरेक को अपने घर पर आने के लिए कहा और मॉम ने उसे सब कुछ बता दिया। मैं सोफिया की असली माँ नहीं हूँ, उसकी मौसी हूँ। जब सोफिया छोटी थी तो इसके पेरेंट्स गुजर गए। उन्होंने मुझे उसका गार्डियन बनाया था, पर उसके दूसरे चाचा और चाची चाहते थे कि मैं सोफिया को उन्हें दे दूं, पर उन्हें सोफिया के नाम पर रखे पैसों से मतलब था। वो बहुत ताकतवर लोग थे। मैं जानती थी वो सोफिया को छीनने की कोशिश करते रहेंगे, तो मैं उसे लेकर भाग गई। हम बहुत दूर गए, पर मैं जानती थी कि वो हमें ढूंढ लेंगे, तो हम यहाँ पर आ गए और नाम बदल लिए। हमें लगा था कि हमने इन सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया है, पर हम गलत थे। हम वहाँ वापस नहीं जा सकते डेरेक। मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, वादा करता हूँ। अगले कुछ दिन मेरी स्कूल जाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। फिर फाइनली एक दिन घर पर डेरेक आया और वो मुस्कुरा रहा था। मैंने अपने वकील से बात की है। तुम लोगों ने यूएस में रहकर काफी सालों तक काम किया है, तो तुम्हें तुरंत ही लीगल घोषित कर दिया जाएगा। तुम्हें रिपोर्ट नहीं कर सकते और तुम कहीं नहीं जाओगी। खुशी से मॉम और मैं गले लगकर रोने लगे और फिर मैंने डेरेक को भी गले लगा लिया। किस्मत से एड्रियन अब तक स्कूल वापस नहीं आया था और मैं डेरेक के साथ घूमने लगी। मैंने मेलिसा से भी माफी मांगी। सोफिया, तुमने जो कहा उससे मुझे धक्का लगा, तो मैंने अपनी मॉम से पूछा। मुझे रोल दिलाने के लिए उन्होंने रिश्वत नहीं दी थी, पर किसी और ने दी, और मैं नहीं जानती वो कौन था। मैं जानती हूँ, वो एड्रियन था। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं जिनसे भी करीब हूँ उनसे दूर हो जाऊँ, पर मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। कुछ दिनों के बाद लॉकर में अपना सामान रख के जब मैं मुड़ी तो देखा एड्रियन मेरे सामने खड़ा था। हाय एम्बर, मुझे मिस किया? घंटा। और ये मत सोचना कि तुम मुझे कभी भी डरा धमका सकते हो। तुम क्या जानते हो और क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वाह, काफी बदल गई हो। भीगी बिल्ली के भी पंजे निकल आए। पर हाँ, मैं तुम्हें कहने आया हूँ कि अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लगता है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स काफी गिर गए हैं, जो मेरे भाई के साथ सेटल हो गई, और मैं कूड़े को डेट नहीं करता हूँ। वो चला गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं सांस रोक कर खड़ी थी।
पर कुछ ही मिनटों बाद हॉलवे से मुझे लड़ाई की आवाज आई। भागकर पहुंची तो देखा एड्रियन डेरेक को लॉकर के पास मार रहा है। 4 टीचर लग गए एड्रियन को पीछे खींचने में और वो पागलों की तरह चिल्लाता रहा। तुम मेरा सब कुछ छीनना चाहते हो, है ना? हमेशा से तुम ऐसे ही थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा डेरेक। मेरे रास्ते में आने का पछतावा होगा तुझे। डेरेक उस दिन घर जल्दी चला गया और आज जो हुआ उससे मैं बहुत सहम गई थी। उस रात मुझे सोने में दिक्कत हो रही थी कि मुझे खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। मैं घबरा कर उठी पर मैंने देखा वो डेरेक था। काश, डरा दिया तुमने मुझे। अब कैसे हो तुम? अपना चेहरा फील नहीं कर पा रहा, पर दिल खुश है मेरा। बस तुम्हें बताने आया था कि एड्रियन घर पर भी एकदम पागल हो गया था और मेरे पेरेंट्स ने उसे इंस्टीट्यूशन में डाल दिया है थेरेपी के लिए। बहुत अच्छा हुआ। आई एम सॉरी तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं 100 मुक्के भी खा लूंगा। वेल 100 नहीं, तुम समझ गई ना। और एड्रियन की एक बात तो सही थी, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मैं तुम्हें चाहता हूँ। उसने आगे बढ़कर मुझे किस किया और ये बहुत प्यारा था। हम दोनों ने हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया और दूसरे शहर में एक ही कॉलेज में गए। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही एक छोटी सी सेरेमनी में डेरेक और मैंने शादी कर ली। एड्रियन इंस्टीट्यूशन से बाहर आ गया था और यूरोप में अपने डैड की कंपनी संभाल रहा था, पर ऑफ कोर्स शादी में इनवाइटेड नहीं था। और 1 साल के बाद हमारी हुई एक प्यारी सी बेटी सारा। लाइफ बहुत अच्छी थी, पर एक दिन मैं मॉम और सारा के साथ सैर पर निकली थी कि डेरेक का मुझे कॉल आया। उसने कहा वो जेल में है। मैं भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची। वहाँ पता लगा कि डेरेक को गिरफ्तार किया गया था एक बड़ी सी स्टोर रॉबरी के इल्जाम में। उन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई है जिसमें कोई मेरे जैसा दिख रहा है, पर मैं वो नहीं हूँ। ऑफ कोर्स ये गलती है। मैं लॉयर से बात करके तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलवाती हूँ। ओके, मैं सब संभाल लूंगी। जब मैं घर वापस आई तो पूरे घर में अंधेरा था। मैंने हॉल की बत्ती जलाई तो देखा एड्रियन चेयर पर बैठा हुआ था और उसके बगल में क्रिब में लेटी हुई थी सारा। ओह हेलो, मैंने सोचा कि आकर मिल लेता हूँ अपनी प्यारी भतीजी से। तो डेरेक कैसा लग रहा है जेल के कपड़ों में? ये कहकर वो हंसने लगा। एक बुरा सपना लग रहा था। ये तुमने किया है? डेरेक को तुमने फंसाया है? हाँ, सही कह रही हो। तुम चाहते क्या हो एड्रियन? एक मौका देना चाहता हूँ चीजें सही करने के लिए। जिनसे तुम प्यार करती हो और उन्हें बचाना चाहती हो तो सिर्फ कह दो कि हाँ। हाँ? किसको? मुझे। उन सबको छोड़ दो और मेरे साथ आओ। तुम तो साइकोपैथ हो। जानता हूँ, पर मुझसे तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। उसने फिर सारा को उठाया और डर से मेरा जी बैठ गया। हे, घबराओ मत डियर, बस पकड़ा ही तो है, उसे चोट नहीं पहुँचाऊंगा। हाँ, नहीं पहुँचाओगे, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने एड्रियन को हथकड़ी पहनाई और मैंने सारा को गले लगाया। डेरेक और मॉम भी वहाँ आ गए। ये क्या बकवास है? डेरेक यहाँ कैसे आया? तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा कि डेरेक को तुमने फंसाया है? मुझे लग ही रहा था कि जब मैं घर वापस आऊंगी तो तुम यहीं मिलोगे, इसीलिए मैं पुलिस को अपने साथ लेकर आई। अब तुम जेल जाओगे लंबे समय के लिए एड्रियन, और हमसे कभी नहीं मिलोगे। इस बार मुझे यकीन है। एड्रियन को जाते हुए देख हम एक दूसरे के करीब खड़े रहे। ये जानने से बेहतर कुछ भी नहीं कि अब मेरा परिवार सुरक्षित है। हाय क्यूटीज, मैं हूँ एमी और तैयार हो जाइए मेरी लाइफ के ड्रामा के बारे में सुनने के लिए। ऐसा नाटक है जिसे शेक्सपियर खुद लिखना चाहेगा, पर पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं। वो परफेक्ट फैमिलीज पता है, जिसमें डैड एक मुस्कुराते हुए अमीर बिजनेसमैन होते हैं और मॉम होती है एक प्यारी सी हाउसवाइफ जो अपने 2 गोरे गोरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सब करती है। मुझे भी नहीं। जब से मुझे याद है मेरी जिंदगी में थी बस मैं और मेरी मॉम मार्गो। मेरी मॉम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन जहाँ तक मेरे डैड की बात है उन्होंने उनकी हर निशानी को मिटा दिया और ये काफी अच्छे से किया। मॉम, मैं सोच रही थी अगर मेरे डैड। कौन से डैड? तुम चॉकलेट खाओ। मॉम के साथ हमेशा ऐसा ही था। ये टॉफी का बैग लो, ये मोजे में भरी चॉकलेट लो, वो देखो वो मार्शमैलो नानी टेरेसा जैसा लगता है। तो डैड के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, पर मेरा वजन बहुत बढ़ गया। धीरे धीरे मैंने पूछना ही बंद कर दिया। मेरी माँ भी समझ गई कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं बाहर बच्चों के साथ खेलने की जगह अपने कमरे में अकेले बैठकर किताबें पढ़ना पसंद करती थी। शायद उन्हें लगने लगा कि मुझे एक पिता की जरूरत है, और ये सही भी था। तो उन्होंने फैसला किया एक लाने का। बदकिस्मती से उनकी डेटिंग लाइफ इतनी बकवास थी कि क्यूपिड को भी लगा होगा रिटायरमेंट ले लेते हैं। अरे सच में, हर बार बस एक ही कहानी होती थी। ऐसा होता था। एमी, चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ अपने नए बॉयफ्रेंड से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स,
2 हफ्ते बाद हम बैठते थे 2 बोल आइसक्रीम और टीवी पर टाइटैनिक लगाकर, और वो मेरे कंधे पर फूट फूट कर रोती थी, जैक मुझे अपने साथ ले चलो। हम दोनों को जिंदगी भर एक साथ रहना था। मॉम उसको मिले 1 महीना ही तो हुआ था। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा महीना। पर सच कहूँ तो मेरी माँ के पास PhD थी अपने रिलेशनशिप खराब करने में। उनके बॉयफ्रेंड उतने ही देर रहते जितने की एक गोल्ड फिश की याददाश्त। वो उनसे बोर हो जाती, फिर कुछ ऐसा करती जिससे रिश्ता टूट जाए, और फिर मैजिकली सिर्फ बॉयफ्रेंड की गलती होती। एंटोनियो द शेफ सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा ऐसा डैड जो टेस्टी टेस्टी रोज खाना खिलाए। और फिर तुम्हें यकीन होता है, पूरी रात मुझे अकेला छोड़कर वो रेस्टोरेंट चला गया। मेरी जगह एक पफ पेस्ट्री को चुना। मॉम वहाँ काम करते हैं वो। फिर आया मार्शल, मुझे लगा एक पुलिस वाला अच्छा होगा, है ना? लेकिन मुझे लगा था गुलाब या हीरा देगा, लेकिन उसने मुझे गिफ्ट में दिया है पुलिस स्कैनर। और फिलिप, मैं हमेशा से ऐसा डैड चाहती थी जो मुझे बहुत हंसाए, पर वो 10 मिनट के लिए भी सीरियस नहीं बैठ सकता है। वेल, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन है। सौतेला पिता पाने के ख्वाब को मैं छोड़ने ही वाली थी कि एक दिन मॉम घर पर आई एक सरप्राइज के साथ। इस बार मुझे लगा कि कुछ तो अलग है, और मैं सही थी। देखो बेटा, ये है बेंजामिन, ये है मेरी बेटी एमी। कितनी प्यारी परी है ये। क्या मुझे आपके महल में आने की इजाजत है? वो आदमी बाकियों की तरह नहीं था, वो उनसे बड़ा लगता था। उसकी सफेद दाढ़ी और मूछें थी। उसके गोल चश्मे देखकर लगता था कि वो कहानियों में मिलने वाला लकड़हारा है। मेरे दिमाग में एक डैड बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखते हैं। हैरानी की बात है कि बेन वाकई मेरे पिता बन गए, और वो अपना प्यार दिखाना अच्छे से जानते थे। जैसे एक बार मैथ्स में मुझे A+ मिला और बेन ने मेरे लिए लिखी हुई कविता सुनाई। ये है मेरी होनहार बेटी, सबसे ज्यादा चमकती हुई हमारी अपनी शकुंतला देवी। किसी ने मुझे कभी इतना नहीं सराहा था। या एक बार 16 दिसंबर को जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो देखा पूरा घर भरा था मोटे दाढ़ी वाले लोगों से। उनके बीच खड़ा था बैन, और सबने साथ मिलकर कहा, सरप्राइज, हमारी परी को हैप्पी बर्थडे। वॉर गेम क्लब से वो बेन के दोस्त थे। मुझे एक बर्थडे सेलिब्रेशन की तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मेरी मॉम हमेशा भूल जाती थी। पर आज वो भी वहाँ थी, उनके साथ खड़ी हुई। क्या बेन ने उन्हें इतना बदल दिया होगा? बेन, पता नहीं क्या कहूँ। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाना मेरी ड्यूटी है मेरी प्यारी रानी। मैंने उन्हें कस के गले लगाया और एक बच्चे की तरह रोने लगी। सर बेंजामिन, आई लव यू। मुझे फाइनली एक डैड मिल गए थे 10 सालों के बाद। हम सच में एक हैप्पी फैमिली बन गए थे। एक सपने जैसा लगता था, और हर सपने की तरह कभी न कभी तो मुझे उठना था। कुछ सालों के बाद मॉम को आधी रात को अजीब से कॉल आने लगे, और वो चुपके से फोन उठाकर बाथरूम में जाकर बात करने लगती, एक गिल्टी टीनेजर की तरह। एक बार मैंने उन्हें बाथरूम से निकलते देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कौन था वो? एक दोस्त था। तुम चिंता मत करो। चिंता नहीं करूं? चिंता करना ही तो मेरा काम था। मैं जानती थी कुछ तो गड़बड़ थी। कॉल्स तो आना बंद हो गए, लेकिन मुझे शक तो अभी भी था। आखिर मॉम अपने आप को प्लास्टिक के गुलाबों का गुलदस्ता क्यों भेजेंगी? मैं अपने लिए अच्छी चीजें नहीं खरीद सकती। और एक बार वो मुझे दिखी गोल्ड कलर की नकली अंगूठी पहने हुए, जबकि उन्हें अंगूठी और हार से हमेशा नफरत थी। अब मेरी पसंद बदलने लगी है। या वो बड़ा सा हार्ट शेप का बलून जो हमारे हॉल में आ गया था, डिस्को बॉल की तरह चमक रहा था और लाल था प्यार या नरक की तरह। गलत एड्रेस पर आ गया या हवा से उड़ के। हाँ, इतनी बेवकूफ हूँ ना मैं। फिर एक सुबह बीमारी से मैं घर पर थी और मॉम के रूम में उनका लैपटॉप ढूंढ रही थी। मन था एक और हैरी पॉटर मैराथन करके अपनी आंखें सुझाने का। कहाँ है एक्यू लैपटॉप? ये क्या है? मॉम के नाइट स्टैंड पर एक लेटर था। अजीब है, पोस्टमैन को तो देखा नहीं मैंने काफी समय से। माय लव, मैं एक मोजे की तरह हूँ जिसे अपने जोड़ी की तलाश है। यू, कितना चीज़ी है। उस रात जब मॉम घर वापस आई तो मैंने उनसे बात की। आप ऐसा कैसे कर सकती हो मॉम? एमी, मैं समझा सकती हूँ। बहन मेरा इकलौता पिता है और आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। मुझे अपनी बात तो कहने दो प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मॉम। मैं थक चुकी हूँ आपकी और आपके MS से मुझे अगला शब्द नहीं बोलने देगा। पर आप मेरी बात तो समझ गए ना? उन्हें बैन के साथ इस रिश्ते को बिगाड़ने नहीं दूंगी। जल्दी कुछ करना होगा। तो अगले दिन मैं बात करने गई उस घर तोड़ने वाले से, लेटर से उसका एड्रेस लेकर। मैं लगातार घंटी बजाती रही। दरवाजा खोलो। कौन है? वो आदमी मुझ पर चिल्लाने वाला था, पर मुझे देखते ही वो बिल्कुल हैरान हो गया। ओह, ये तो तुम हो। प्लीज अंदर आओ। वो मिस्टीरियस आदमी एक रिटायर्ड रॉक स्टार लगता था, या परेड्स ऑफ कैरिबियन में एक एक्स्ट्रा। उसने मुझे अपने बंगले में बुलाया जो गिटार से भरा हुआ था। देखो, तुम जो भी हो, मेरी मॉम किसी और के साथ है। हमें अकेला छोड़ो, हमारी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझे अभी अपने डैड मिले हैं और तुम। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारा असली डैड हूँ तो? उसकी बात सुन के मेरी बोलती बंद हो गई। मैं तुमसे मिलना चाहता था, पर तुम्हारी मॉम को लगा कि अभी तैयार नहीं हो तुम। हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, पर मैं जानती थी ये सच बोल रहा है। मेरे डैड मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे।
एमी आई एम सॉरी, उस वक्त तुम्हारी मॉम और मेरे बीच में चीजें बिगड़ गई थी, पर अब मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। फिर मेरी मॉम भी वहाँ आई। इतने सालों के बाद मॉम सच में खुश लग रही थी। उन्होंने कहा कि वो किसी और से प्यार नहीं कर पाई क्योंकि वो अब भी डैड से प्यार करती थी और चाहती थी कि वो हमारे साथ रहे। ऑफ कोर्स मैं अपने असली डैड को पाके खुश तो थी, पर फिर जैसे फ्यूल खत्म होने पर स्पेसशिप गिरती है वैसे मेरे ऊपर एक शिप गिरा। पर बेन वो सब कुछ जानता है और फिर भी हमारी जिंदगी में रहना चाहता है। हम एक बड़ा परिवार हो सकते हैं। तो पहले तो मेरे पास एक भी डैड नहीं था, पर अब मेरे पास 2 डैड हो गए। आपको लगेगा ये 2 बार लॉटरी जीतने जैसा है, पर ऐसा हुआ नहीं। अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। पहले मुझे किसी को निराश करने की चिंता थी ही नहीं, पर अब मेरे पास 2 डैड थे जो मुझसे बहुत उम्मीद रखते थे और कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ल्यूक, वॉल्यूम कम करो, एमी पढ़ाई कर रही है। ओह, बस जैमिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी पड़ती है रॉकस्टार को। ओह वाह, पर मुझे तो लगा था कि रॉक एंड रोल को मरे काफी सालों हो गए हैं। अच्छी म्यूजिक कभी नहीं मरती। वैसे तुम्हें भी 2 सदियों पुराने नाइट्स वगैरह का काफी शौक है। ओह हाँ बिल्कुल है, पर वो तुम्हारे म्यूजिक की तरह कभी भी स्टाइल से बाहर नहीं जाते। कम ऑन गाइस, अगर सोचो तो रॉकस्टार और नाइट्स में बहुत चीजें कॉमन है। जैसे दोनों को लेदर पसंद है और जल्दी मरना, एक को आर्मर और तलवारें पसंद है और दूसरे को गिटार और बहुत सारा हेयर स्प्रे। मुझे लगा मेरी बातें एकदम सही थी, पर जल्दी ही चीजें और भी बिगड़ गयी। एक दिन वो मुझे पिकअप करना भूल गए और तूफान में मुझे चल के घर आना पड़ा। जब बेन ने मुझे देखा वो तो पागल हो गया। ल्यूक, तुमसे कहा था ना कि इसको पिकअप कर लेना। एक ही तो काम दिया था तुम्हें, क्योंकि मेरा एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट था। ऊप्स, मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि मैं उसके लिए कुकीज बना रहा था। ट्राई करना हनी। मैं कुकी लेने के लिए बढ़ी कि बेन एक एक्शन मूवी हीरो की तरह स्लो मोशन में काउच के ऊपर से कूदा और उसने पूरी ट्रे को हाथ मारकर गिरा दिया। इसमें मूंगफली है। एमी तुम्हारी अपनी बेटी है और तुम्हें ये भी नहीं जानते कि उसे मूंगफली से एलर्जी है। तुम्हें परवाह ही नहीं है। आगे की लड़ाई को तो मैं याद रखना ही नहीं चाहती। इमेजिन करो 2 गन स्लिंगर्स एक दूसरे के सामने हैं और एक पल में लड़ने को तैयार हैं। वेल, ये कुछ वैसा ही था। ये लड़ाई झगड़ा तो रोज की बात हो गई। मैंने देखा कि इससे उन्हें भी फर्क पड़ रहा है। बेन अब काफी ज्यादा थका हुआ लगता था और मेरे डैड हमेशा परेशान रहते जैसे कोई बड़ा सीक्रेट छुपा रखा हो। नए परिवार के साथ मेरे पहले क्रिसमस पर दोनों में गिफ्ट को लेकर लड़ाई हो गई। वो किसी प्राइज के लिए नहीं बल्कि मेरे प्यार के लिए लड़ रहे थे। डियर, मैं लाया हूँ ऑजी, तुम्हारा नया पपी। तुम सीरियस हो क्या? मैं उसके लिए लाया हूँ लेडी गरीबा, शहर की सबसे सुंदर बिल्ली। थैंक यू गाइस, मुझे दोनों बहुत पसंद आए। ऑफ कोर्स 2 प्रेजेंट्स मिलना काफी अच्छा था, पर जल्दी मेरे नए पेट्स इन दोनों की लड़ाई के बीच फंसने लगे। मेरे डैड ने लेडी गोडीवा को मेरे पड़ोस के बच्चों को दे दिया जब उन्होंने एक बार मुझे उसके पास चीखते हुए देखा। बाय द वे, ये दिसंबर की बात है। कुछ दिनों के बाद किसी ने ऑजी के सारे बाल शेव कर दिए। अब देखने में वो एक पिंक भालू लगता था। ओह, ये तो बड़ा बुरा हुआ। किसी को नहीं पता चला था कि ये काम किसने किया। फिर आया दिसंबर 16, फिर से मेरा बर्थडे। मेरे डैड को पता था कि मेरे पिछले बर्थडे पर बेन ने क्या किया, तो इस बार उन्होंने उसे उसी के खेल में हराना चाहा। तो उन्होंने अपने सारे म्यूजिशियन दोस्तों को बुला के मेरे लिए खास बर्थडे के लिए कॉन्सर्ट रखा। मेरी प्यारी बेटी के लिए दुनिया के सभी लोगों में तुम रॉक करती हो, ये गाना तुम्हारे लिए है। और फिर कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही एक और ग्रुप आ गया। वाइकिंग्स, रोमन्स, स्केल्स, किसे पता? वो तो जैसे एक आर्मी थी, इतिहास के किसी युद्ध का नाटक करने आए नकली भाले लेकर। ये सब क्या है बेन? शांति का भी समय होता है लूक, और युद्ध का भी। लोगों, तैयार हो जाओ। किसी ने युद्ध की बिगुल बजाई और अचानक मेरा बर्थडे एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल बैटल बन गया। पर यहाँ एलियंस और सुपर हीरोज नहीं बल्कि कॉस्प्ले करने वाले लोग और बूढ़े म्यूजिशियंस लड़ रहे थे, जिन्हें एक्सेप्ट नहीं करना था कि समय बीत चुका है। सदी की सबसे बड़ी लड़ाई थी ये। कुछ देर ये बैटल देखने के बाद मैंने सोचा घर जाकर कैंडल बुझाती हूँ और अपना केक खाती हूँ। पर वहाँ मिली मुझे अपनी परफेक्ट फैमिली जोर जोर से लड़ते हुए। तुम यहाँ कर क्या रहे हो डूड? एमी के पास उसके असली डैड हैं, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये पूरी अंकल वाली सिचुएशन बहुत अजीब है। ये तो सच है, लोगों को समझाने में काफी दिक्कत होती है। जो कहना है कहो, लेकिन मैं उसका पिता तुमसे ज्यादा रहा हूँ। वेल, उसकी ये बात भी सही है। उसका पिता एक हिस्ट्री नर्ड विली वोंका की मूंछों वाला। तुम मजाक कर रहे हो? मुझे नहीं लगता विली वोंका की मूंछें हैं। मेरी माँ सच में किसी का बीच बचाव करना जानती ही नहीं थी। अच्छा, तो क्यों ना हम उसी से पूछ लें? अरे नहीं। हाँ, वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अपना डैड चुन ले। नहीं, मैं नहीं हुई हूँ। मॉम, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज इस पागलपन को बंद करो। शायद यही ठीक होगा। किसी काम की नहीं है मेरी मॉम।
ऐसे चलेगा ये? अपनी जिम्मेदारियाँ आप मेरे कंधों पर डालोगे? आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे आप दोनों की जरूरत है। पर अगर आपसे ये हैंडल नहीं होता तो आप दोनों ही चले जाओ, मुझे नहीं चुनना है। मैं तो जाने के लिए तैयार ही थी, पर मेरे डैड ने तभी कुछ अजीब सा कहा। खुश हो गए ना बहन? ये था तुम्हारा मास्टर प्लान। पहले तुमने मुझे ढूंढा, अपनी कॉस्प्ले पार्टीज में मुझे बुलाया और मुझे एहसास दिलाया कि मुझे मार्गो के साथ वापस होना चाहिए। पर अगर तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते थे तो तुमने ये सब क्यों किया? ये सुनकर सब लोग बैन की तरफ देखने लगे। मैं भी, ये सब क्या था? तुम बिल्कुल सही हो लूक, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। एमी, आई एम सॉरी। और चीजों को बीच में ही छोड़कर बैन चला गया। आखिर चल क्या रहा है? मैं बैन के पीछे पीछे गई। वो पार्क पहुंचा था और थक के हाँफ रहा था। ये ठीक नहीं लग रहा। अचानक बैन बेहोश हो गया। बैन, क्या चल रहा है? तुम ठीक हो बैन? हम उसे हॉस्पिटल ले गए और कुछ घंटों बाद उसे होश आया। शायद मेरा प्लान इतना अच्छे से नहीं गया जितना मैंने सोचा था। आपने ये सब क्यों किया बैन? मेरा दिल टूट रहा है एमी, सच में। अगर ये अभी तक संभला हुआ है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहना चाहूंगा, पर डॉक्टर ने कहा है कि ये मुमकिन नहीं। जब मुझे पता चला तो मैंने तुम्हारे डैड को कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि वो वापस आ जाए। मैं चाहता था कि कोई तुम्हारा ध्यान रखे मेरे बाद, पर जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो मुझे बहुत जलन हुई। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल जाओगी। मेरी आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। बहुत मुश्किल से मैं कुछ बोल पाई। बैन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, कभी नहीं। मैं नहीं जानती थी कि तुमने ये सब किया है। लूक ने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने ही मना किया था। ये सब चुपके चुपके करना था, जैसे पुराने नाइट्स किया करते थे। मैंने ये एमी के लिए किया मार्गो, करना ही था। झूठ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर खांसी की वजह से बैन आगे कुछ नहीं बोल पाया। मैंने बस उसे कस के गले लगाया, जैसे मैं उसकी रक्षा कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद बैन हमारे साथ घर आया और ऐसा लग रहा था कि डैड और वो एकदम बदल ही गए हैं। अपनी जलन और लड़ाइयों को भूलकर वो दोनों तो जैसे बेस्ट फ्रेंड बन गए। बैन की बीमारी में डैड ने उनका ख्याल भी रखा। एक रात जब उन्हें लगा कि मॉम और मैं सो रहे थे, मैंने उन्हें बात करते सुना। मेरे परिवार के पास मुझे वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने जो किया वो तो बस इट्स ओके लूक, तुम एक अच्छे आदमी हो। मैं बस खुश हूँ कि तुम एमी की जिंदगी में हो। तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। एक दूसरे को गले लगाकर उन्होंने गुड नाइट कहा और उस रात मैं सोने गई अपने चेहरे पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुस्कान लेकर। अब काफी समय बीत चुका है और काफी चीजें बदल चुकी हैं। अब मैं बच्ची नहीं रही और मेरा दूल्हा मेरे सामने है। इंतजार में है कि मैं कहूँ यस आई डू। मॉम और डैड मेरे साथ हैं। दोनों साथ में खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और भले ही मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ बैन, मैं जानती हूँ कि तुम भी यहाँ हो, चुपचाप बैठे हुए हो इस प्यारे से चर्च की एक कुर्सी पर और मुझे देख रहे हो अपनी शांति भरी आँखों से। तुम मेरे लिए उतने ही असली हो जितने की ये तुम्हारी फोटो, जो मैंने अपने गले के लॉकेट में अपने दिल के पास रखी है। जैसा मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें भूली नहीं बैन। तुमने जो भी मेरे लिए किया, अपनी सिली पोयम सुनाना, मेरे जूते बांधना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमेशा मेरा गार्डियन एंजल बनके। और मैं एमी, तुम्हारी फेयर मेडन। मैंने अभी लंदन में 5 फोटो शूट्स खत्म किए थे। पेरिस में एक फैशन शो अटेंड किया था और वोग इटालिया के लिए एक इंटरव्यू भी दिया था। और अब मेरी थकी हुई बॉडी ग्रीस के फैंसीएस्ट होटल में कुछ पैम्परिंग चाहती थी, बिल्कुल अकेले। लेकिन अचानक मेरे कमरे में बड़ी जोर से आवाज हुई। मैं चेक करने के लिए गई कि हुआ क्या है और मैं घबरा गई देख के कि मेरा एक सूटकेस हिल रहा था। मैंने उसे धीरे से ओपन किया और एक अजीब सा अजनबी उसमें से कूद पड़ा, मेरी ड्रेस सूंघते हुए। एओ! मेरे बॉडीगार्ड्स तुरंत अंदर आए मेरी चीख की आवाज सुन के। ये मेरी प्राइवेसी का बहुत बड़ा इन्वेजन है, तुरंत इसे यहाँ से बाहर निकालो। आइरिस, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस एक किस और एक सेल्फी। मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ। ओह प्लीज, मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती है क्या? हाय, मेरा नाम आइरिस है और मैं एक फेमस सुपर मॉडल हूँ और मेरा एक बिलियनियर बॉयफ्रेंड है। सुनने में तो ये हर टीनेज लड़की का सपना लगता होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बुरा नाइटमेयर था। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। होटल वाली घटना को न्यूज में फैलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा और जैसे ही मैं अपने माँ बाप के यहाँ पहुँची, उन्होंने तुरंत मेरे बॉडीगार्ड को फायर कर दिया। मैंने अपने मैनेजर को फोर्स किया कि कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी तो दे दे ताकि चैन की सांस लूं, लेकिन नहीं, यूनिवर्स ने तो मना कर दिया। जब मैं अपने रूम में योगा कर रही थी, अचानक से कोई अंदर आ गया। वो था मेरा नया बॉयफ्रेंड राको। वो एक बहुत बड़े एक्टर का बेटा था और एक्चुअली काफी कूल भी था और देखने में भी काफी हैंडसम था। राको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें 8 मिनट पहले मैसेज किया था, अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम यहाँ इसीलिए आए क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं किया? नहीं, मैं यहाँ ये करने आया था। मुझसे शादी करोगी? भैंस की टांग, तुम पागल हो क्या? हमें डेट करते हुए बस 5 दिन हुए हैं। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो,
मैं तो तुम्हारी आंखों का रंग भी नहीं जानती राको। और अचानक वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मेरा दिल, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, आई लव यू आइरिस, जब तक हाँ नहीं करोगी मैं नहीं जाऊंगा। वो तो सीरियस हो गया था और मुझे सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर फेंकना पड़ा। इतनी सारी क्रेजी घटनाएं हुई, कभी पापराजी, कभी वो क्रीपी सा फैन, और अब राको ने तो दिमाग का दही कर दिया। मेरी बर्दाश्त की हद पार हो गई थी। मैं एक फेमस मॉडल थी, इसलिए हर जगह मेरा पीछा किया जाता था और मैं थक चुकी थी इससे। एक दिन जब मैं अपना फेवरेट चैनल MSC देख रही थी तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक मॉडल ने प्लास्टिक सर्जरी करके अपनी पहचान बदल ली थी। कितना अमेजिंग होगा कि अगर मैं भी ऐसे गायब हो जाऊं और एक अलग इंसान बन के वापस लौटूं। वेट, एक्चुअली ये आइडिया बहुत अच्छा था। अपनी आंखों को छुपाने के लिए मैंने एक बैंग्स वाला काला विग पहना, अपनी आंखों का कलर नीले से हरा कर लिया, थोड़ा मेकअप किया, थोड़े ढीले ढीले कपड़े पहने और मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही थी। मॉम ने मुझे देखा तो चीख पड़ी। वो पुलिस को बुलाने वाली थी क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कोई चोर हूँ। मैंने उन्हें बताया कि थोड़े दिनों के लिए मैं अपना करियर और अपनी पहचान छोड़ना चाहती हूँ और डैड ने मुझे कहा कि मैं क्रेजी हूँ। नहीं डैड, मैं नहीं हूँ। मैं बस एक नॉर्मल लड़की बनके नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ जिसके आसपास ना बॉडीगार्ड हो ना ही पागल फैंस पूरा टाइम। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। पूरी जिंदगी मुझे घर पर पढ़ाया गया है, लेकिन मैं असली स्कूल जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे दोस्त हों। प्लीज मुझे ये करने दीजिए, मैं विनती करती हूँ। पूरे 1 मिनट तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो बेटा, ले लो एक ब्रेक, जितना लंबा चाहो, तुम डिजर्व करती हो। डैड, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हारे लिए अपार्टमेंट चुनूंगा और तुम्हें अपने साथ कम से कम 2 मेट्स ले जानी होंगी। डील। और बस इस तरह मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया जिसमें मैं थी कूल और मिस्टीरियस सीरी। अपने पहले दिन पर जब मैं स्कूल की तरफ जा रही थी, बीच सड़क पर मैं एक डरावने से कुत्ते को देखकर रुक गई और वो मेरी तरफ भागने लगा। अचानक हवा में उड़ता हुआ एक स्केटबोर्ड आया और कुत्ता डरकर भाग गया। ओह, बाल बाल बची। मैं अपने रक्षक की तरफ मुड़ी और वो देखने में काफी क्यूट था। हाय, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या? मैं तो बस एक बैक फ्लिप कर रहा था और मेरा स्केटबोर्ड फिसल गया। फिर भी तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरे टाइप की नहीं हो स्वीट केक्स, तो चलती बनो। वेट, क्या उसने मुझे रिजेक्ट किया? वेल, ये तो कुछ नया ही था। इतना खोया हुआ मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया जितना स्कूल बिल्डिंग के अंदर किया। हर कोई पहन के घूम रहा था लुई विटॉन, गुची, शनेल, मेज और प्राडा, और सारे के सारे नकली थे। ये असली स्कूल था भी या फिर नौसिखियों का फैशन क्लब था? और हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई भद्दी सी चीज हूँ। क्या ये मेरे ढीले कपड़ों की वजह से था? लेकिन अपने असली रूप से जितना हो सके मुझे उतना अलग दिखना था। फाइनली जब मैं क्लास में घुसी तो किसी ने मुझे देखा तक नहीं। पहली बार मुझे लगा कि मैं इनविजिबल हूँ और मैं कोई शिकायत नहीं कर रही थी। मैं खाली सीट की तरफ बढ़ी, लेकिन उस पर बैठती उससे पहले एक लड़की ने उस पर च्युइंगम चिपका दी। मैं लूजर्स के साथ नहीं बैठती। मैं और लूजर? हाँ? और तभी एक जाना पहचाना लड़का अंदर आया। वो तो स्केटर बॉय था। हे, मैं याद हूँ, हम लोग आज सुबह मिले थे। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? जाने भी दो स्वीट केक्स। मैं यहाँ पहले ही आ चुकी थी और मेरा नाम स्वीट केक्स नहीं सीरी है। तो क्या तुम सचमुच की सीरी हो? आईफोन वाली वर्चुअल असिस्टेंट? इस पहचान के लिए तो मैंने अपना नाम बस उल्टा लिख लिया था। ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया भी नहीं था। अरे दोस्तों, देखो यहाँ सचमुच की सीरी आई है, देखो तो। और फिर सब लोग मेरे नकली नाम का मजाक उड़ाने लगे और ये इतना अनोइंग था। हे सीरी, क्या मैं अपने जूते खा सकती हूँ मरे बिना? हे सीरी, क्या एक कीड़ा मरा हुआ कीड़ा खाता है? मैंने अपने हेडफोन लगा लिए, लेकिन स्केटर बॉय ने उसे निकाल दिया। तुम सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नेटवर्क खराब है क्या तुम्हारा? तुमने एप्पल के लेटेस्ट अपडेट के बारे में नहीं सुना क्या? सीरी अब ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस के जवाब नहीं देगी। मुझे नहीं पता था कि सीरी इतनी तेज तर्रार है। और तभी एक जानी पहचानी लड़की आई और उसकी आंखें सीधा मेरे ऊपर गड़ी। OMG, कितना बुरा दिन है आंखें होने के लिए। ये आउटफिट कचरे से लाई हो क्या? कोई प्लीज इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ, हटाओ इस कमरे से। फैशन क्वीन बनने का नाटक बंद करो पेटन। याद है ना कि कैसे तुम्हें कमर्शियल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था और तुम कभी मॉडल नहीं बन सकी, और तुम्हारा रोने वाला वीडियो वायरल हो गया। वो लोग पूरी तरह अंधे थे। यकीन नहीं होता उस कबाड़ आयरिस को मेरे ऊपर चुना उन्होंने। उसने मेरी जगह चुरा ली। आयरिस कोई कबाड़ नहीं है, आयरिस एक देवी है। रुको, आयरिस? टोकने के लिए माफ करना, पर क्या तुम लोग वो सुपर मॉडल के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, अब तक की सबसे बेकार सुपर मॉडल। ओह,
अब याद आया ये कौन थी। जिस कमर्शियल से मेरा करियर शुरू हुआ था उसके लिए इसने भी ऑडिशन दिया था और ना मिलने पर गुस्से से लाल पीली हो गई थी। और स्केटर बॉय को मुझ पर क्रश था। हाउ इंटरेस्टिंग। जल्दी ही मैंने जान लिया कि उसका नाम मार्कस था और वो मेरे पड़ोस में ही रहता था और प्रैंक्स करने के लिए तो वो फेमस था। एक बार वो स्कूल में गाय लेकर आ गया था और उसे सीढ़ियों के ऊपर छोड़ दिया था। कोई नहीं जानता कि उसने आखिर किया कैसे। और एक बार उसने टीचर का नेकलेस चुराया और उसे एक नकली सांप से बदल दिया। वो तो डर से बेहोश हो गई थी। वो तो पागल था। एक दिन लाइब्रेरी में मैं ऊपर के शेल्फ से बुक लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन पहुंच नहीं पा रही थी और अचानक वो वहाँ पर आ गया। कुछ मदद करूं? हाँ प्लीज, मुझे वो वाली बुक चाहिए। लेकिन उसने बुक देने की बजाय और ऊपर के शेल्फ पर रख दी और हंसते हुए चला गया। बहुत ही अननोइंग लड़का था वो। लंच का टाइम हो गया था और मुझे बहुत भूख लगी थी। मॉडल होने के लिए मुझे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं जो चाहे खा सकती थी। कोई मेरे साथ बैठना नहीं चाहता था तो फिर मैं कॉर्नर की टेबल पे बैठी और तभी मार्कस अपने फ्रेंड्स के साथ आ गया। ये हमारी टेबल है, हटो यहाँ से। सॉरी, तुम्हारा नाम नहीं देखा मैंने इस पे। हम शेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें मेरा स्केटबोर्ड साफ करना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत सारी पॉटी लगी हुई है। नो थैंक यू, इससे अच्छा मैं जमीन पे खा लूं। और फिर मैंने वही किया जो कहा था और हर कोई इतना कंफ्यूज लग रहा था। मार्कस मुझे तब से एक वियर्डो बुलाने लगा। अगले कुछ दिन मैंने नोटिस किया कि पेटन मेरे बारे में यानी मॉडल आइरिस के बारे में अफवाहें फैला रही थी। वो ऑब्वियसली मुझसे नफरत करती थी और चाहती थी कि सब उसका क्लब ज्वाइन कर लें। मैंने सुना है कि उसके मुंह से बिल्ली की पॉटी जैसी स्मेल आती है और उसके सर पे डैंड्रफ भरा है। उसके सारे बॉयफ्रेंड्स ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत चिपकू है। ओह माय गॉड, इव, वो मॉडल है क्यों आखिर? तुम उससे बहुत बेटर हो गर्ल। आई नो राइट, ये बहुत अनफेयर है। मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मेरी जगह किसी और ने बोल दिया। बकवास करना बंद करो पेटन, ये सब झूठ है। सच दुखता है डार्लिंग। मैंने सुना है कि उसने मॉडलिंग छोड़ दी। शायद उसे फाइनली एहसास हो गया कि वो कोई खास नहीं है। और फिर भी वो एक फेमस सुपर मॉडल है जिसके बहुत सारे फैंस हैं। और तुम्हारे पास क्या है? एक लेम सा हेटर क्लब स्कूल में। लगता है तुम उससे ऑब्सेस्ड हो। मार्कस जोर जोर से हंसने लगा और बोला, एकदम सही कहा वियर्डो। पेटन का तो मुंह सूज गया था। मुझे लग रहा था कि मेरे बाल ही नोच डालेगी, लेकिन वो तो बस गुस्से में चली गई वहाँ से। अगले दिन जब मैं क्लास जा रही थी तो एक लड़की मुझसे टकरा गई। उसकी कॉफी मेरी शर्ट पर गिर गई और मुझे तो प्रेजेंटेशन देना था उस वक्त। ओह माय गॉड, मुझे माफ करना। उसने अपने लॉकर से मुझे दूसरी शर्ट निकाल कर दी। मैंने सोचा ये बहुत अच्छी है, लेकिन प्रेजेंटेशन के बीचों बीच मुझे तेज खुजली शुरू हो गई और वो रुक ही नहीं रही थी। जल्दी पूरी क्लास ठहाके मार मार कर हंसने लगी। मार्कस भी हंस रहा था। जब मैंने आईना देखा तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही थी मैं। मेरी स्किन लाल और ब्लोटेड थी। मैं तो एक पफर फिश जैसी लग रही थी। और तभी मैंने देखा पेटन और वो लड़की हाई फाइव कर रहे हैं। मुझे पता था ये इन्हीं का प्लान होगा। ओह गॉड, मैं बदला लूंगी। मुझे क्लिनिक भेज दिया गया और नर्स ने मुझे बोला कि मैं ये ट्रीटमेंट घर पे चालू रखूं। उस रात मैं सोने ही वाली थी कि अचानक मेरी खिड़की से कोई अंदर आ गया। मैंने घुसपैठिए को मारने के लिए बैट उठाया, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो मार्कस था। रिलैक्स वियर्डो, ये बस मैं हूँ। ओह नो, ना तो मैंने विग पहना हुआ था ना ही कॉन्टैक्ट लेंसेज। मैंने जल्दी से गॉगल्स उठाए, एक पिलोकेस अपने सर पे डाला ताकि वो पहचान न ले। आधी रात को तुमने ये क्यों पहन रखा है? स्टूपिड सुशी रोल जैसी लग रही हो। मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है और तुम निकल जाओ। तुम जबरदस्ती घुसे हो। शांत हो जाओ, ओके? मैं बस तुम्हें ये देने आया था, माफी के लिए गिफ्ट। पहले तुम पर हंसा था ना मैं मुस्कुराने ही वाली थी कि फिर मैंने देखा कि वो एक पफर फिश थी। सीरियसली। उसने मुझे बताया कि उसने पेटन और उसकी फ्रेंड को बात करते सुना था कि कैसे उन्होंने शर्ट पर खुजली का पाउडर मिलाया था। वो हरकत बहुत खराब थी। चलो आज रात उसके घर जाकर उसके कमरे में कीड़े फैला देते हैं। नहीं, मुझे ऐसा रिवेंज नहीं पसंद। ये लेम है। तो बताओ कि क्या लेम नहीं है? कल पता चल जाएगा। अगले दिन मैंने सबको चौंका दिया जब मैंने अपनी सबसे महंगी गुच्ची हुडी और अपने बूट्स पहने और एक फैशन मॉडल की तरह हॉल में चली। तुम्हें लगता है कि तुम स्टार बन गई हो क्योंकि तुमने फेक गुची पहना हुआ है? अपने सपनों से उठ जाओ रानी। अपने बारे में बात कर रही हो क्या? मैंने उन कपड़ों की रसीद उसके गाल पर दे मारी और अचानक उसकी बोलती बंद हो गई। ये तो बहुत कूल था। तुमने तो उसकी फजीती कर दी यार। ये स्टाइल है मेरा। मुझे भी सिखाओ गुरु माँ। सिर्फ अगर मेरा मजाक बनाना बंद करो।
ये थोड़ा मुश्किल है पर कोशिश करूंगा। अगले कुछ महीनों में मार्कस और मैं काफी करीब आ गए। मुझे उसके साथ हमेशा मजा आता था, जबकि आधा टाइम तो वो आइरिस के बारे में बात करता था। एक बार वो मुझे अपने घर ले गया और मैं हैरान हो गई देखकर कि मेरे कितने पोस्टर्स थे उसके पास। जरा देखो इसे, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? ये बाकी सभी लड़कियों के लिए अनफेयर है, कोई भी इसकी तुलना कर ही नहीं सकता है। वाओ, ऐसा लग रहा था कि वो भी राको जैसे पागल हो रहा है, पर कम से कम इस बात का खतरा तो नहीं था कि वो सीरी को लेकर इतना पागल होगा। एक इवनिंग हम लोग पार्क गए और उसने मुझे स्केटबोर्ड की ट्रिक सिखाई। मॉडल होने के तौर पर मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं मैं गिर के चोट न लगा लूं, पर ये बहुत ही फन था। लेकिन अगले ही सेकंड स्केटबोर्ड मेरे पाँव के नीचे से फिसल गया और मैं उड़ती हुई पीछे की तरफ गिरी। लेकिन इससे पहले कि मेरा सर फूटता, मार्कस ने मुझे पकड़ लिया। वो संभल कर, तुम ठीक तो हो? ये पूछते हुए उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब आ गया और मैंने पहली बार नोटिस किया कि उसकी आंखें कितनी खूबसूरत थीं। हेलो, काफी भारी हो तुम, अब प्लीज खड़े होने की कोशिश कर सकती हो? मैं तुरंत कूदकर खड़ी हो गई। भारी? मैं मॉडल जैसी पतली थी, जर्क। हमने थोड़ी देर और स्केटबोर्डिंग करी और फिर घास पर बैठ गए। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मार्कस? पूछ तो चुकी हो ऑलरेडी। तुम आइरिस से प्यार क्यों करते हो? मेरा मतलब, तुम ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकते हो जिससे तुम मिले ही ना हो? क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो सुंदर है? 3 साल पहले मेरी बहन बीमार थी और हॉस्पिटल में एक खूबसूरत लड़की आई थी जो बच्चों से मिलकर उन्हें गिफ्ट्स दे रही थी। मैं कभी नहीं भूल सकता उसका प्यार भरा बर्ताव मेरी बहन के साथ। मैं तब जानता नहीं था कि वो असल में एक सुपर मॉडल है और तब से मैं उसे दूर से सराहने लगा। मैंने कहा ना, वो परफेक्ट है। ओह, तो ये एक्चुअली मुझे उसके लिए पसंद करता था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं सुंदर थी। मेरा मन किया कि मैं उसे अपने बारे में सब कुछ सच बता दूं, लेकिन नहीं, अभी नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि कुछ लड़कियां बड़ी फिदा हो रही थी एक लड़के के ऊपर स्कूल में, और मेरी जान गले में अटक गई जब मुझे एहसास हुआ कि वो कौन था। वो राको था। ओह माय गॉड, वो यहाँ क्या कर रहा था? मुझे आइरिस को ढूंढना होगा। मेरा दिल कहता है कि वो यहाँ है, उसकी खुशबू आ रही है मुझे। जब मैं बाथरूम की तरफ भागी तो मेरा वेग किसी चीज में अटक गया और ऑलमोस्ट गिर ही गया था। मैंने फटाफट जाकर उसे ठीक किया, इससे पहले कि कोई देख ले। फिर मैंने अपने डैड को कॉल करके सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे स्कूल चले जाना चाहिए, पर कुछ तो मुझे रोक रहा था। मैं अभी तो यहाँ सेटल हुई थी और मार्कस भी तो था, पर शुक्र है मेरे आने तक राको चला गया था। कुछ दिनों बाद हमारी ड्रामा टीचर ने तय किया कि वो मुझे और मार्कस को पेयर करेंगी। एक सीन था जिसमें हमें किस करना था और इससे हमें सबके सामने प्रैक्टिस करना था। यक, मैं इसे किस नहीं करूँगा। फिर उसने उल्टी करने का नाटक किया। मुझे किस करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई बड़ी बात नहीं है वो। मैं नहीं चाहता कि मेरे होठ तुम्हारे होठों से गंदे हो जाएं। एक्सक्यूज मी, मेरे होठ ना तो जहरीले हैं ना ही गंदे। पूरी ऑडियंस हमारी किस करने के लिए नारे लगाने लगी, पर वो तो कुछ न कुछ बहाना मारकर इस चीज को टरकाता रहा। क्या आयरनी है, वो आइरिस का दीवाना था और सीरी से चिढ़ता था। ये सब कितना कंफ्यूजिंग था। हमारे टीचर को फाइनली गुस्सा आ गया और उसने किस करने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी आंखें बंद करी और जब उसके होंठ मेरे होंठ से मिले तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हों। उसने अपने आप को पीछे की और बोला, मेरी पूरी जिंदगी का ये अब तक का सबसे खराब दिन था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं ड्रामा क्लास के बाद वहाँ से चली गई और पूरा दिन उसे इग्नोर किया। जब मैं घर वापस जा रही थी तब वो मेरे पीछे आया। हे, क्या तुम्हारा मूड खराब है क्या? मेरा इंतजार किए बिना ही चली गई? तो मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। मेरे बिना अपने घर का रास्ता भूल जाते हो क्या? तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं, एक लड़की शांति से चल भी नहीं सकती क्या? चलो भी, ये उस किसके बारे में है? कुछ ज्यादा कहो तो आई एम सॉरी। ये उसके बारे में नहीं है, लेकिन मुझे किस करना यक नहीं है, ओके? बहुत से लड़के हैं जो मुझे किस करने के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी जैसी वियर्डो को कौन किस करना चाहेगा? ओह, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है डूड। तो क्या तुम चाहती थी कि मैं इससे एक्चुअली मैं एंजॉय करूं? नहीं, मैं ये चाहती नहीं थी, लेकिन तुम्हें करना चाहिए था। मुझे बोला गया है कि मैं काफी अच्छी किसर हूँ। ठीक है, तो फिर से कोशिश करता हूँ। मैं हैरान हो गई जब उसने अचानक मुझे पकड़ा और एक बहुत हॉट किस करी। जब उसने मुझे छोड़ा तो मेरी तो सांसें रुकी हुई थी। ये तो वाव था। मैं तुम्हें पहले किस नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी पहली किस खास हो। फिर वो मुड़ा और चला गया और मैं बिल्कुल दंग खड़ी थी। उस रात मैं सो ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं उस माइंड ब्लोइंग किस के बारे में सोच रही थी। वो मुझे पसंद करता था। अगले दिन उसने पूरा दिन मुझसे बात ही नहीं करी और ये बहुत टॉर्चर था। क्या मैं उसे अपने बारे में सच बताकर अपनी फीलिंग्स कबूल कर लूं? ऐसा ही करूंगी आज रात।
बदकिस्मती से पेटन बोर हो गई और उसने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। मैंने देखा कि मार्कस जा रहा था तो मैं भी चली गई, लेकिन जाते ही पछताने लगी। पार्टी शुरू हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि पेटन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम लोगों के लिए मैंने एक खास शो तैयार किया है, क्या ये देखने के लिए तैयार हो? वो सबको मेरी फोटोज दिखाने लगी जिसमें मैं आइरिस थी। ओह, तो अब ये आइरिस के खिलाफ गंदे फैलाने के लिए पार्टियां भी रखने लगी है। क्या तुम लोग जानते हो कि ये फेमस मॉडल अचानक उसने मेरे मुंह पे पानी मारा और मेरा विग खींच के उतार दिया। इस पूरे टाइम हमारे साथ थी। हाँ, तुम्हारा ये सीक्रेट मुझे उस दिन बाथरूम में पता लग गया था। क्यों अपनी परफेक्ट लाइफ से बोर हो गई और हम सबको बेवकूफ बनाने आ गई? ओह माय गॉड! कमरे की दूसरी तरफ मैंने मार्कस को देखा और वो बहुत हैरान लग रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी पूरी भीड़ पागल हो गई और इससे पहले कि लोग मुझ पर कूद पड़ते, मैं वहाँ से भागी और अपने पापा को फोन करके घर जाने के लिए कहा। तुरंत ही ये खबर हर जगह फैल गई और इसीलिए मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा और राको के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लेना पड़ा, वरना मुझे ढूंढता वो फिर आ जाता। मैंने मार्कस को सब समझाने के लिए कई बार कॉल किया, लेकिन वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा था। मुझे ये चीज मार रही थी। एक दिन मेरे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप के लिए चले गए और मैं अपने मैंशन में अकेली थी। तभी मुझे नीचे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं बालकनी की तरफ गई और देखा कि मार्कस को मेरे बॉडीगार्ड्स ने पकड़ कर रखा है। सिरी, आइरिस, जो भी नाम है तुम्हारा, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज। जाने दो उसे। जब उससे मिलने मैं नीचे गई तो मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मार्कस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ एक मैगजीन फेंकी और कहा, एक ऑटोग्राफ चाहिए। हैं? क्या वो यहाँ पर एक फैन के तौर पर आया था? मैंने उसे उठाया और जब मैं साइन कर रही थी तो उसने अचानक मुझे अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मुझे माफ कर दो कि तुमसे झूठ बोला। उस दिन मैं तुम्हें सब सच बताने वाली थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अपने कारण होंगे, मैं समझता हूँ। तो मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों करी? मुझे सोचने के लिए समय चाहिए था। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने हमेशा आइरिस को चाहा था और सोचा था कि वो मेरी जिंदगी का प्यार है, पर फिर तुम सिरी बनकर आई और सब कुछ बदल गया। जब से तुम्हें पहली बार देखा था, मेरे दिलो दिमाग में तुम ही बस गई थी। अच्छा, मेरे लिए तो ये बहुत बात भी हुआ था। हाँ, अच्छा, ओके, व्हाटएवर। चाहे तुम सुपर मॉडल हो या एक अननोइंग वियर्डो, मुझे परवाह नहीं, जब तक ये तुम हो। I love you. I love you too. तो क्या कह के बुलाऊं तुम्हें? उसके बारे में तो सोचा नहीं है, तो अभी के लिए बुलाओ मुझे अपनी